अगर कोई आपसे कहे कि मशहूर F-16 जो हमारे समय के सबसे प्रसिद्ध लड़ाकू विमानों में से एक है, उसे लगभग एक इजरायली कॉपी ने बाजार से बाहर कर दिया था, जो कभी पूरी तरह से उत्पादन में नहीं आई, लेकिन बाद में अवैध रूप से चीन को बेच दी गई, तो शायद आप सोचेंगे कि वो मजाक कर रहे हैं। वो व्यक्ति हम ही हैं और हम मजाक नहीं कर रहे। और ये लावी की एक काफी हद तक सरलीकृत लेकिन तथ्यात्मक रूप से सही तस्वीर है, जो इजराइल का अपनी वायुसेना को मजबूत करने और साथ ही जल्दी पैसा कमाने का प्रयास था। इस परियोजना को अंत में रद्द कर दिया गया, लेकिन एक दशक तक इसने अमेरिकी विमान निर्माताओं की नींद उड़ा दी थी, और वो भी सही कारणों से। शुरुआत और विकास। 1970 के दशक में लावी का विचार आया, जब इजराइल को अपने पुराने लड़ाकू बेड़े को नया रूप देना था, विशेष रूप से मल्टी रोल विमान जैसे डगलस A4 स्काईहॉक और IAI कफिर, जो डसॉल्ट मिराज 5 का इजरायली संस्करण है। उसी वक्त इजराइल की वायुसेना के कमांडर और रक्षा मंत्री ईसा वाइजमैन वायुसेना को 2 स्तरीय प्रणाली में पुनर्गठित करना चाहते थे। इस प्रणाली में आदर्श रूप से कुछ उच्च प्रदर्शन वाले विमानों की छोटी संख्या और बहुउद्देशीय विमानों की बड़ी संख्या शामिल होती, जो नाममात्र रूप से सस्ते थे। दूसरी श्रेणी ही लावी का मूल उद्देश्य थी, लेकिन लगातार संशोधनों के कारण प्रस्तावित विमान सस्ता और साधारण छोड़कर सब कुछ लग रहा था। अगर ये पूरा हो जाता तो ये जनरल डायनामिक्स के F-16 के बराबर एक विमान होता। 1980 में एयरफोर्स ने F-16 जैसी आवश्यकताओं की सूची पेश की, और F-16 का नाम हम कई बार लेंगे, और हम उसका जिक्र पहले ही कर चुके हैं। लावी कार्यक्रम के प्रमुख मेनाहेम एन ने कहा कि लावी को अमेरिकी लड़ाकू विमानों से ज्यादा खतरे का सामना करना होगा। जहां संयुक्त राज्य अमेरिका का ध्यान सोवियत तकनीक से मुकाबला करने पर था, वहीं इजराइल की राजनीतिक स्थिति ने मिस्र और सऊदी अरब को उसके सबसे बड़े संभावित दुश्मन बना दिया था, और इन दोनों देशों के पास पश्चिमी विमान, जिनमें अमेरिकी तकनीक भी शामिल थी, मौजूद थे। उदाहरण के लिए मिस्र को F-16 से लैस किया जा रहा था, और दिलचस्प बात यह है कि बाद में वह पूरे विश्व में चौथा सबसे बड़ा F-16 ऑपरेटर बन गया था। F-16 के अलावा मिस्र मिराज 5, मैकडॉनल्ड डगलस F-4 फैंटम 2 और MiG-21 भी संचालित करता था। उसी समय सऊदी अरब कुछ मैकडॉनल्ड डगलस F-15 ईगल्स और लगभग 150 नॉर्थरॉप F-5 संचालित करता था। अगर युद्ध होता तो लावी को दोनों पक्षों की तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ता, और इजराइल के फैसले लेने वाले हलकों में आम धारणा थी कि एक साथ कई पड़ोसी दुश्मनों से लड़ने की संभावना अधिक थी। लावी का मुख्य उद्देश्य उच्च गति से घुसपैठ और बमबारी करना था। इसी कारण डिजाइनरों ने अपने नए विमान की पहली रूपरेखा बनाते समय F-16 की ओर देखा। वे सिर्फ कॉपी लायक चीजें लेना चाहते थे, और नए डिजाइन की संचालन व रखरखाव लागत भी कम रखना चाहते थे, क्योंकि तब इजराइल GDP का लगभग 20% रक्षा पर खर्च कर रहा था। इसीलिए इसे उड़ान प्रदर्शन के लिए डिजाइन किया गया, और डिजाइनरों ने तुरंत डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन चुना, जिससे विमान बेहद फुर्तीला बनता है। इस विंग का डिजाइन असामान्य था, क्योंकि इसके किनारे हल्के झुके हुए थे जो पीछे से दिखते थे। राफेल पाइथन 3 एयर टू एयर मिसाइलें फिट करने के लिए विंग्स के सिरे काटे गए थे। इस डिजाइन में लावी को 38.5 वर्ग मीटर विंग क्षेत्र मिला, जो F-16 से करीब 40 हद बड़ा है। इंजन इनटेक F-16 की तरह है। इसका डिजाइन पहले भी आजमाया गया था, और इसमें ज्यादा बदलाव नहीं हुए। कॉकपिट को पायलट को चारों ओर देखने के लिए बनाया गया था, और सीट F-16 की सीट से काफी अलग थी। F-16 की झुकी सीट के बजाय लावी में सीधी सीट और सेंट्रल कंट्रोल कॉलम था, जिससे पैनल स्पेस के लिए जगह मिल सके। झुकी सीट में पायलट के घुटने ऊंचे हो जाते हैं, जिससे पैनल की जगह कम हो जाती है, और हाईजी पर देखने से गर्दन व कंधों पर दबाव पड़ता है। साइड स्टिक कंट्रोलर को हटा दिया गया, क्योंकि ये स्टारबोर्ड साइड कंसोल की जगह लेता था, और दायां हाथ घायल होने पर लावी को बेस तक वापस लाना नामुमकिन होता। सेंट्रल स्टिक डिजाइन ने लावी को दोनों हाथों से उड़ाना संभव बनाया, और कॉकपिट का लेआउट भी तब की सबसे उन्नत तकनीक था। उन्होंने हैंड्स ऑन थ्रॉटल और स्टिक लेआउट और उस समय की बेहतरीन हेड्स-अप डिस्प्ले का इस्तेमाल किया। एयरफ्रेम कंपोजिट से बना था। लावी के लिए जितना हल्का होना संभव हो उतना हल्का होना जरूरी था, ताकि ईंधन की बचत हो सके, साथ ही उत्पादन और रखरखाव की लागत भी कम हो। पंख, उनकी आंतरिक संरचना
वर्टिकल टेल, कैनर्ड्स और कई दरवाजे व पैनल ऑल हल्के मजबूत कंपोजिट से बने हैं जो लवी के वजन का 22% हैं। दावा है कि इससे रडार क्रॉस सेक्शन भी काफी कम हुआ है। विचार ये था कि इस हल्के डिजाइन को यथासंभव सबसे शक्तिशाली पावर प्लांट के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि वायुसेना की एक शर्त अधिकतम टेक ऑफ वजन 17,000 किलो यानी 37,500 पाउंड था। इंजीनियरों ने देखा कि अगर वे योजना से ज्यादा शक्तिशाली पावर प्लांट लें तो ज्यादा हासिल कर सकते हैं, और उन्होंने ऐसा ही किया। प्रैट एंड विटनी का PW1120 चुना गया और वह इंजन F100 का एक डेरिवेटिव है। अगर ये जाना पहचाना लगे तो इसका कारण है कि F100 का एक संस्करण F16 के साथ इस्तेमाल हुआ था। वो नाम फिर से सामने आता है, जिससे साफ होता है कि इजरायली इंजीनियरों ने अपने हैंगर में F16 देखा और अमेरिकियों ने जो चीजें सही की थीं उन्हें नोट करना शुरू कर दिया। असल में इंजन अधिकांश हिस्सों में F100 के लगभग समान था। असल में वे 70% एक जैसे हैं, पर PW1120 में लो प्रेशर कंप्रेसर और टरबाइन जैसे कुछ बदलाव किए गए, जिससे यह थोड़ा अलग है। इसकी फ्यूल कैपेसिटी भी F100 से 16% कम थी, लेकिन लवी ने इसे अपने कम ड्रैग से पूरा कर लिया। इंजन का मुख्य अंतर उत्पादन के लिए अहम था, क्योंकि इसे इजराइल में लाइसेंस पर बनाया जा सकता था। अगर वे सिर्फ F100 खरीदते तो स्पेयर पार्ट्स के लिए खास सुविधा चाहिए होती और उत्पादन किसी तीसरे पक्ष द्वारा रोका जा सकता था। ये नया इंजन इतना बेहतर था कि F4 पर इसके परीक्षण में विमान ने बिना आफ्टरबर्नर के माक 1 की रफ्तार पार कर ली। टर्न रेट 15% और क्लाइंब रेट 36% बढ़ गई। ये इजराइल के F4 संशोधन कार्यक्रम का हिस्सा था जो चल रहा था, लेकिन मैकडॉनल्ड डगलस ने इसे कभी मंजूरी नहीं दी। इन अपग्रेड्स के बावजूद इसकी उड़ान क्षमता FA-18 जैसी थी और यह बदलाव संभावित बिक्री को खतरे में डाल सकता था। लावी की संरचना से इसे बेहतरीन गतिशीलता मिली, लेकिन डेल्टा विंग डिजाइन में उड़ान के समय अस्थिरता रहती है। इस समस्या का समाधान डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम में मिला और इसका उपयोग करके लावी इस प्रकार की संरचना का उपयोग करने वाला पहले विमानों में से एक बन गया। हालांकि नई तकनीक के बावजूद लावी अभी भी F16 की तुलना में काफी अस्थिर था, जिसकी अस्थिरता लगभग 10-12% थी। डिजाइनरों ने कहा कि लावी में डायरेक्ट लिफ्ट कंट्रोल था, जिससे वो स्पॉइलर और फ्लैप्स से लिफ्ट को सटीक बदल सकता था, बिना इंजन पावर में बड़ा बदलाव किए। हालांकि इस क्षमता का कभी प्रदर्शन नहीं किया गया, इसलिए हम इस दावे की सच्चाई की पुष्टि नहीं कर सकते। निर्माताओं के अनुसार लावी की मुख्य खासियत इसकी एवियोनिक्स थी। उनका दावा था कि यह दुनिया की अन्य प्रणालियों से ज्यादा कंप्यूटरीकृत था, जिसे फ्लाई बाय वायर सिस्टम से दिखाया गया। इसके अलावा लावी इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में भी काफी अच्छी तरह से सुसज्जित था। एल्टा, जो लावी की इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जिम्मेदार कंपनी थी, ने ELM 2035 रडार विकसित किया था, जो अपने समय के हिसाब से काफी उन्नत था। इसमें मल्टी चैनल रिसीवर था और यह विश्वसनीय लुकडाउन प्रदर्शन व उच्च रिजोल्यूशन मैपिंग देता था। व्यावहारिक रूप से ये रडार पायलट को जमीन और हवा दोनों लक्ष्यों की गति और स्थिति की जानकारी देने में सक्षम था। साथ ही एक टेरेन मैप भी प्रदान करता था। यह 46 किमी या 28.5 मील दूर तक लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता था। हालांकि विमान के उत्पादन में न जाने के कारण इसका इस्तेमाल लावी पर कभी नहीं हुआ। इसका एक उन्नत संस्करण बाद में F16, FA-50 और डसॉल्ट मिराज पर लगाया गया। लावी का इलेक्ट्रॉनिक चेतावनी सिस्टम एल्टा और एलिस्ट्रैप द्वारा विकसित तेज खतरे की पहचान और दुश्मन के रडार स्टेशनों को अपने आप धोखा दे और जैम कर सकता था। इस सिस्टम को अपग्रेड्स को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया था, और अगर लावी का पूरी तरह से उत्पादन होता तो यही सिस्टम शायद भविष्य के युद्ध क्षेत्रों में भी इस्तेमाल किया जाता। हथियारों में लावी का मुख्य एयर टू एयर हथियार राफेल पाइथन 3 मिसाइल था। ये एक युद्ध में आजमाई हुई मिसाइल थी जो मैक्स 3.5 की गति तक पहुंच सकती थी और 40 G तक के मोड़ ले सकती थी। साथ ही इसमें 11 किलोग्राम का वारहेड भी था। 1982 के लेबनान युद्ध में पाइथन 3 ने सीरियाई बलों के खिलाफ सफल हवाई लड़ाइयों में अहम भूमिका निभाई, जिसमें लगभग 50 एयर टू एयर मुकाबले जीते गए। इसका मुख्य तोप दीफा टाइप 552 था, जो एक सिंगल बैरल 5 चैम्बर वाला 30 मिमी ऑटो कैनन था, जिसकी फायर रेट 1100 से 1500 राउंड प्रति मिनट थी। असल में यह विमान की कुछ चीजों में से एक है जिसे स्थानीय रूप से डिजाइन नहीं किया गया। टाइप 552
एक फ्रेंच ऑटो कैनन है जो प्राचीन दसों मिस्तेर चारे पर आया था और ये जल्दी ही एक बहुत प्रभावी तोप साबित हुआ। इजराइल मिलिट्री इंडस्ट्री ने लाइसेंसिंग लेकर इस तोप का निर्माण किया, जिसे काफिर, मिराज 3 सीजे और A4 स्काईहॉक जैसे कई डिजाइनों में इस्तेमाल किया गया। एयर टू ग्राउंड क्षमता की बात करें तो लावी को ह्यूजेस AGM-65B मावेरिक मिसाइल से लैस किया जा सकता था। इस मिसाइल में 57 किलोग्राम वारहेड है और ये 15 किलोमीटर या करीब 9 मील दूर से लक्ष्य को लॉक करके मार सकती है, जबकि इसकी सैद्धांतिक रेंज करीब 23 किलोमीटर या 14 मील थी। लावी का इस्तेमाल जहाजों पर हमला करने के लिए भी किया जा सकता था, जिसमें इसकी इजरायली निर्मित गैब्रियल 3AS फायर एंड फॉरगेट मिसाइल लगी थी, जिसकी रेंज 60 किलोमीटर या 37 मील से ज्यादा थी। अपनी रेंज के अलावा इस मिसाइल को जड़त्वीय मार्गदर्शन के जरिए बहुत कम ऊंचाई यानी 20 मीटर से ज्यादा नहीं पर उड़ने के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि रडार द्वारा पता लगाने की संभावना कम हो सके। गैब्रियल का 150 किलो वजनी वारहेड कुछ हद तक आर्मर पियर्सिंग था और आसानी से अधिकतर युद्धपोतों को भेद सकता था। अंत में जहां तक बमों की बात है, लावी किसी भी मार्क 80 सीरीज के बम को ले जा सकता था, जिनका वजन 100 से 900 किलो तक होता है। इसके लिए लावी के हर पंख के नीचे 2 और फ्यूजलाज के नीचे 7 हार्ड पॉइंट्स लगाए गए। पहला लावी 1985 में पेश हुआ और 1986 के आखिरी दिन पहली उड़ान भरी। पायलटों के अनुसार इसकी हैंडलिंग और क्रॉसविंड लैंडिंग में स्थिरता बेहतरीन थी। दोनों प्रोटोटाइप्स ने 80 से ज्यादा टेस्ट उड़ानें भरी और मैक 1.45 की स्पीड तक पहुंचे। 3 प्रोटोटाइप्स जो पहले 2 के परीक्षण के साथ बन रहे थे, उनमें बदलाव होते अगर कार्यक्रम रद्द ना होता। यही हमें लावी कहानी के मुख्य बिंदु पर लाता है, रद्द होना। अब लावी के रद्द होने के पीछे कोई एक कारण नहीं था, बल्कि कई आंतरिक और बाहरी कारण थे, जिन पर अच्छी तरह से बहस हुई थी और जिन्होंने आखिरकार इस विमान को हमेशा के लिए जमीन पर ला दिया। इस कार्यक्रम की भारी लागत पहला आंतरिक कारण थी। इजरायली जनता रक्षा खर्च को लेकर लावी के विकास से पहले ही चिंतित थी। ये योजना टिकाऊ नहीं थी, क्योंकि इजरायल जीडीपी का 18.9% रक्षा पर खर्च कर रहा था। 2024 में यूक्रेन ने अपने जीडीपी का 34% हथियारों और गोला बारूद पर खर्च किया, जिससे वो सबसे बड़ा रक्षा खर्च करने वाला देश बना। और अगर आपने ध्यान न दिया हो तो यूक्रेन 2022 से युद्ध लड़ रहा है। इजरायल, जो हल्के शब्दों में कहें तो एक संघर्ष में शामिल है, उसने अपने जीडीपी का 8.8% रक्षा पर खर्च किया, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने जीडीपी का लगभग 3.4% बंदूकें और गोला बारूद पर खर्च किया। अधिकांश इजरायलियों के लिए जीडीपी का लगभग 19% खर्च करना बहुत अधिक था और लावी कार्यक्रम हद से ज्यादा था। कार्यक्रम को खुद 1.8 अरब डॉलर के बजट से समर्थन मिला था और उम्मीद की जा रही थी कि यह प्रति यूनिट 10.8 से 30 मिलियन डॉलर के बीच बिकेगा। सटीक कीमत किस संस्करण पर निर्भर करती थी। लावी के विकास को लेकर आंतरिक सैन्य विरोध भी था। उस समय इजराइल के पास उपलब्ध बहुत सारी धनराशि, जिसमें अमेरिकी सहायता भी शामिल थी, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लावी कार्यक्रम में डाली जा रही थी, जिसका मतलब था कि अन्य सैन्य आवश्यकताओं और परियोजनाओं की अनदेखी या पूरी तरह से उपेक्षा की जा रही थी। कुछ सैन्य अधिकारियों, जैसे इजरायली वायुसेना के 11वें कमांडर मेजर जनरल अवीहू बेननून ने इस कार्यक्रम का खुले तौर पर विरोध किया और इसकी जगह F-16 खरीदने की मांग की, जो पहले से काफी हद तक समान, सस्ता और बनाना आसान था। बाहरी कारण जिसने लावी के अंततः रद्द होने में योगदान दिया, ये था कि इससे संयुक्त राज्य अमेरिका नाराज हो गया था। अमेरिका इजरायल का मुख्य सहयोगी और सैन्य आपूर्तिकर्ता है और इजरायल ने लावी के उत्पादन के बाद उसे बेचने की योजना बनाई थी, जो सिर्फ पैसे के लिए नहीं था। यह मुख्य लक्ष्य था, क्योंकि हथियारों की बिक्री निर्यात का 30% थी और हथियार निर्माण में इजरायल की 1/4 कार्यबल काम करती थी। लावी को बिक्री के लिए उतारना अमेरिका की दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य हथियार आपूर्तिकर्ता बने रहने की योजना में साफ तौर पर बाधा डालता, क्योंकि इससे जेट निर्यात बाजार में उसकी हिस्सेदारी, खासकर वो जगह जहां F-16 को होना था, प्रभावित होती। दोनों चौथी पीढ़ी के मल्टी रोल फाइटर थे और काफी मिलते जुलते थे। लावी का निर्माण, रख रखाव और अंततः खरीदना शायद सस्ता पड़ता। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1983 में लावी के लिए कुछ सहायता को मंजूरी दी और यह भी सहमति दी कि जब विमान का पूरा उत्पादन शुरू हो जाएगा तो अमेरिकी कंपनियां इसके कुछ हिस्से बना सकती हैं। और कुछ कहना कम है, विमान का आधा हिस्सा अमेरिका में ही बनता।
इस समझौते से इजराइल ने व्यापारिक स्वायत्तता गंवा दी और लावी की बिक्री भी अमेरिकियों द्वारा सीमित हो जाती। 1987 तक लावी के परीक्षण के समय तक इस कार्यक्रम पर $2 अरब से ज्यादा खर्च हो चुके थे, जो बजट से काफी आगे और समय से पीछे था। उस वक्त मुद्रास्फीति 1000% से ऊपर थी और पहली डिलीवरी 1991 से पहले की उम्मीद नहीं थी। करीब 90% खर्च अमेरिकी सैन्य सहायता से चुकाया गया था, जिससे अमेरिकी निर्माताओं में विरोध हुआ, क्योंकि अमेरिकी करदाताओं के पैसे ऐसा विमान बन रहा था जो अमेरिकी डिजाइनों से प्रतिस्पर्धा करता था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल को एक सामान्य सैन्य सहायता पैकेज भेजा और निर्माताओं से कहा कि इस सहायता का उपयोग पूरी तरह इजराइल पर निर्भर है, जिसमें देश ने इसका लगभग 25% हिस्सा लावी पर खर्च किया। फिर भी अपने ही निर्माताओं को और नाराज नहीं करना चाहते हुए अमेरिकियों ने इजरायलियों को स्पष्ट कर दिया कि ये कार्यक्रम अपने उद्देश्य की तुलना में वित्तीय रूप से बहुत बड़ा होता जा रहा है, और उन्होंने घोषणा की कि वे अपनी वित्तीय सहायता और कम कर रहे हैं। उन्होंने इजराइल को अमेरिकी इजरायली लड़ाकू विमान का सहनिर्माण करने का विकल्प दिया, जिसे ठुकरा दिया गया। इजराइल में इतनी शंका थी कि कार्यक्रम रद्द करने पर विचार हुआ। लावी इजराइल की जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा खा रहा था और अमेरिकी सहायता पैकेज का भी बहुत अधिक हिस्सा ले रहा था। देर हो चुकी थी और अमेरिका बिक्री नियंत्रित कर सकता था, इसलिए अब इसकी अच्छी बिक्री की कोई गारंटी नहीं थी। अगस्त 1987 में यह मामला वोटिंग में गया और लावी 12/11 से रद्द हुआ। मई 1988 में इजराइल ने कई F-16 विमान मंगवाए और अपने वायुसेना के हैंगर इन्हीं प्रतिष्ठित फाइटर विमानों से भर दिए। रद्द होने से पहले केवल 2 लावी प्रोटोटाइप पूरे किए गए थे और दोनों को तोड़कर एक अंतिम तीसरा प्रोटोटाइप पूरा किया गया, जिसे 2 अन्य के साथ बनाया जा रहा था जब कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। 1989 में रद्दीकरण के 2 साल बाद अंतिम प्रोटोटाइप इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के डेमोन्स्ट्रेटर विमान के रूप में प्रयोग हुआ। दूसरे लावी प्रोटोटाइप का खाली ढांचा इजरायली वायुसेना संग्रहालय में रखा गया है, जो उस बेहतरीन डिजाइन किए विमान का दुखद अंत है जिसे अमेरिकी एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए खतरा माना गया था। विरासत, प्रभाव और राज्य के रहस्यों की बिक्री। हालांकि लावी को औपचारिक रूप से एक असफलता माना जाता है, लेकिन इस कार्यक्रम से जुड़ी कई चीजों को आंतरिक रूप से एक सफलता माना गया। उदाहरण के लिए सिर्फ यही तथ्य कि इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज कुछ प्रोटोटाइप विकसित और तैयार करने में सफल रही, ये इस बात का प्रमाण था कि इजराइल के रक्षा उत्पादन के विकसित होते और संघर्षरत क्षेत्र में कितनी क्षमता है। लावी की तकनीकों को व्यर्थ नहीं गई। रडार का बड़े पैमाने पर उत्पादन और बिक्री कई देशों को हुई और लावी के कई सिस्टम और पुर्जे रद्द होने के बाद व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कराए गए। कार्यक्रम से मिले अनुभव और ज्ञान महत्वपूर्ण रहे। 1988 में इजराइल ने पहला उपग्रह अंतरिक्ष में लॉन्च किया, जो लावी कार्यक्रम के बिना संभव नहीं था। 1990 के दशक में इजराइल की हाईटेक बूम में कई लावी इंजीनियर एरो कार्यक्रम सहित कई परियोजनाओं में लगे थे। 1988 में एक और दिलचस्प घटना हुई। अब जब हम उस साल का जिक्र कर रहे हैं, संडे टाइम्स ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें कहा गया कि इजराइल चीन को एक नया लड़ाकू विमान बनाने में मदद कर रहा है, जिसे इजराइल के रक्षा मंत्री ने पूरी तरह से नकार दिया। 2006 में रूसी इंजीनियरों ने कहा कि चीन का J-10 कमोबेश लावी का ही एक संस्करण है। 2 साल बाद रिपोर्ट आई कि चीनी इंजीनियरों ने रूसियों से J-10 में इजरायली भागीदारी स्वीकार की। जब आप इन दोनों डिजाइनों को देखते हैं तो आपको तुरंत उनकी समानताएं नजर आ जाती हैं। डेल्टा विंग्स, मिश्रित सामग्री, खुला कॉकपिट और अब तक जिन बाकी चीजों के बारे में हमने बात की है। चीजों को और दिलचस्प बनाने के लिए J-10 का विकास इंजीनियर सोंग वी कॉन्ग के नेतृत्व में हुआ, जिन्होंने 1980 के दशक में करीब 15 अन्य चीनी प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ लावी देखा था। अगर आप सोच रहे हैं, वो दाएं से चौथे नंबर पर हैं। हालांकि अधिकांश सैन्य विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि इजराइल ने निश्चित रूप से चीनियों को इस लड़ाकू विमान के निर्माण में मदद की थी, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी ने भी कभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, जो कि बहुत अजीब है, क्योंकि लावी लगभग 70% अमेरिकी निर्मित F-16 और 30% इजरायली कौशल का मिश्रण है। हालांकि अनौपचारिक बयान दिए गए थे। कांग्रेस ने F-22 रैप्टर के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, जो उस समय दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे तकनीकी रूप से उन्नत बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान था। वे और अधिक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण नहीं चाहते थे। इसके अलावा क्लिंटन प्रशासन ने इजराइल को अपने फाल्कन एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट का निर्यात करने से रोक दिया, जिसे इजराइल चीन को बेचने की योजना बना रहा था, जिससे एशियाई दिग्गज को अपना खुद का अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट
घरेलू स्तर पर विकसित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो भले ही कभी कुछ भी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन ये भी एक तरह से पुष्टि ही थी, बस चुपचाप। J10 वास्तव में लावी की आखिरी सांस था। युवा शेर या शावक शेर, यही हिब्रू में लावी का मतलब है। इजरायली आसमान में दहाड़ नहीं सका, लेकिन देश के एरोस्पेस कार्यक्रम को सही दिशा में ले गया। जो ज्ञान और अनुभव मिला वह बाद में अमूल्य साबित हुआ, जिससे यह कार्यक्रम बेकार नहीं रहा। देखने के लिए धन्यवाद।